कहानी के शुरुआत में हमें एक घर के अंदर बहुत सारे बच्चे दिखाए जाते हैं जो आपस में खेल रहे थे। तभी योशी नाम की वो औरत अपने बेटी जिसका नाम मे था उससे कहती है कि वो उसके लिए और उसके फ्रेंड्स के लिए स्नैक्स खरीदने जा रही है। फिर योशी जाने से पहले किचन में रखे वो तेज धार वाले चाकू और चमचे ऊपर शेल्फ में रखती है ताकि खेल खेल में वो बच्चे उनको चोट न लगा कर ले। जिसके बाद वो उनके लिए स्नैक्स खरीदने मार्केट की तरफ चली जाती है। इधर मे अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर लुका छुपी का खेल खेलने लगती है, लेकिन मे जब छुपने के लिए जगह ढूंढती है तब उसके बाकी फ्रेंड्स तो पहले से ही वहाँ छुपे होते हैं। अब कुछ देर के बाद योशी वापस घर पहुंचती है। तब मे के अलावा उसके बाकी फ्रेंड्स घर के ही बाहर अपने माओ के साथ खड़े होते हैं क्योंकि उन्हें पिछले बहुत समय से मे नहीं मिल रही थी, जो कि लुका छुपी खेलते हुए कहीं तो छुप गई थी। जिस वजह से योशी तुरंत पुलिस को बुलाकर मे के मिसिंग होने की कंप्लेंट दर्ज करा देती है। दूसरी तरफ जब मे के पिता जिसका नाम सुजुकी था उसे वो बात पता चलती है तब वो तुरंत घर चला आता है, मगर सुजुकी खुद को संभालते हुए योशी के लिए चाय बनाकर लाता है क्योंकि योशी तो पहले से ही मे के गायब होने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थी। इसलिए सुजुकी को ही हालात को संभालते हुए अपने आप को शांत रखना पड़ने वाला था। लेकिन योशी जो बहुत परेशान थी उसके हाथ से वो चाय गिर जाती है। वो जल्दी से टेबल पर रखा वो कपड़ा उठाकर उसे धोने के लिए वॉशिंग मशीन के पास जाती है, लेकिन जब वो वॉशिंग मशीन को खोलती है तब उसके अंदर देकर योशी तो जोर से चीखने लगती है क्योंकि उस वॉशिंग मशीन में मे थी जो कि लुका छुपी खेलते वक्त उसके अंदर छुप गई थी, मगर उसके अंदर जाते ही वॉशिंग मशीन का ढक्कन अपने आप बंद होकर मे अंदर ही फंसी रह गई थी और सांस न आने की वजह से मे अब मर चुकी थी। उस दिन से योशी हर वक्त मे के यादों में उदास रहने लगती है। सुजुकी योशी की हालत सुधारने के लिए उसे डॉक्टर के पास भी ले जाता है, मगर इतने दवाइयां खाने के बाद भी योशी हर वक्त उदास रहती थी। एक दिन इसी तरह योशी के पास मे की दादी जी आती है और वो योशी को एक पैम्फलेट देती है जिस पर कुछ डॉल की तस्वीरें बनी हुई होती हैं। दरअसल वो एक स्पिरिचुअल जगह थी जहां पर लोग एक डॉल को जलाकर अपने किसी भी दर्द को दूर कर सकते थे और योशी पिछले कई दिनों से इतनी सारी दवाइयां खाकर भी मे के यादों को भुला नहीं पा रही थी। इस वजह से उसे भी मे के दादी जी का आइडिया अच्छा लगा है। इसी तरह जब योशी बालकनी में खड़ी होकर सोच रही होती है कि वहां जाना चाहिए या नहीं, हवा के एक तेज झोंके से वो पैम्फलेट योशी के हाथ से छूटकर नीचे जा गिरता है। योशी तुरंत उसे वापस लाने नीचे जाती है, मगर वो पैम्फलेट तो हवा से उड़कर योशी के अपार्टमेंट के पास वाले उस मार्केट के अंदर चला जाता है। योशी जब उसका पीछा करते हुए उस मार्केट में जाती है तब उसे वहां पर एक दुकान में एक डॉल दिखती है। योशी को वो डॉल बहुत पसंद आ जाती है, इस वजह से वो उसे खरीद कर घर ले आती है। फिर रात होने पर सुजुकी घर आता है, तब वो तो उस डॉल को देखकर डर जाता है, मगर वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि उस डॉल के वजह से इतने दिनों के बाद योशी आखिरकार वापस से खुश लग रही थी। फिर अगले दिन सुजुकी जब वापस काम से आता है तब वो डॉल तो अब बिल्कुल उनके मरे हुई बेटी मे की तरह लग रही थी क्योंकि योशी ने उस डॉल के वो बड़े हुए बाल और नाखून काट कर उसे बिल्कुल अपने बेटी मे की तरह कपड़े पहना दिए थे। फिर सुबह होने पर योशी का डॉक्टर से मुलाकात का दिन होता है। योशी अस्पताल में भी उस डॉल को लेकर आई होती है, जिस वजह से सुजुकी को परेशानी होने लगती है कि कहीं उस डॉल के वजह से लोग योशी को पागल न समझने लग जाए। लेकिन डॉक्टर सुजुकी को ज्यादा फिक्र न करने की कहती है क्योंकि इस तरह से किसी भी तरह के डॉल को अपने पास रखना भी एक तरह की मेडिकल ट्रीटमेंट होती है जिससे इंसान जल्दी ही उस दर्द भरे एहसास को भूलकर आगे बढ़ने लगता है। उसे सुनने के बाद सुजुकी भी अब ज्यादा फिक्र करना छोड़ देता है और वो योशी की उस बीमारी से बाहर निकलने में मदद करने लगा है। वो दोनों साथ मिलकर उसी डॉल के साथ पिकनिक जाते हैं, डॉल के लिए कपड़े खरीदने मॉल में जाते हैं। धीरे धीरे योशी अब खुश रहने लगती है और अब वो मे के बारे में भी ज्यादा सोचना बंद कर देती है। लेकिन एक दिन सुजुकी देखता है कि योशी अचानक से वो जिस अस्पताल में काम करता था उस अस्पताल में आई है, मगर आज तो उसकी डॉक्टर के साथ कोई अपॉइंटमेंट नहीं थी। लेकिन योशी तो वहाँ सुजुकी को एक खुशखबरी सुनाने आई थी क्योंकि योशी प्रेग्नेंट थी। फिर इसी तरह समय गुजरता है और योशी वापस से एक बच्ची को जन्म देती है। वो दोनों उस बच्ची का भी नाम मे रखते हैं। अब मे के वजह से योशी को उस डॉल की भी कोई जरूरत नहीं थी। वो डॉल बाकी खिलौनों के साथ पड़ी रहती थी। लेकिन एक दिन मे बहुत ज्यादा रो रही थी और बहुत समय से चुप ही नहीं हो रही थी। उस वक्त योशी को उसी पुराने डॉल का ख्याल आता है। वो तुरंत उस डॉल को निकालती है और मे के साइड में सुला देती है ताकि मे चुप हो जाए। फिर वो मे को सुलाकर मे के दादी जी से मिलने चली जाती है जो योशी से मिलने उनके घर आई थी। लेकिन कुछ ही देर के बाद जब योशी दादी जी से बातें कर रही थी उन्हें मे के रोने की आवाज आती है। योशी जल्दी से भागकर मे के पास जाती है, तब वो डॉल उसके बहुत करीब आ चुकी थी। योशी मे को उठाकर देखती है, तब उसके गले के चारों तरफ बाल लपेटे हुए थे। योशी तुरंत उसे वहां से ले जाती है। फिर रात होने पर सुजुकी उस डॉल का वो बड़ा सा बॉक्स देखने लगता है जिस पर जापानीज कुछ लिखा हुआ था। इस वजह से उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आता। योशी को और सुजुकी को लग रहा था कि मे ने खुद ही खेलते खेलते उस डॉल के बाल अपने गले में फंसा लिए थे। इस वजह से वैसा हादसा वापस ना हो, इसलिए सुजुकी उस डॉल को वापस उसके बॉक्स में रखकर उस स्टोर रूम के अंदर रख देता है। अब हमें 5 साल बाद का समय दिखाया जाता है। मे अब बड़ी हो चुकी थी। फिर इसी तरह एक दिन कंचों से खेलते खेलते मे का एक कंचा उस स्टोर रूम के अंदर चला जाता है। वो उसे ढूंढते ढूंढते स्टोर रूम के बहुत अंदर चली जाती है। जब वो बाहर आती है तब मे अपने साथ उसी डॉल को ले आती है और अपने माँ से उस डॉल को जिसका नाम उसने आया रखा था क्या वो उसे रख सकती है
है कर पूछती है। इधर योशी उस डॉल को इतने सालों के बाद देखकर पूरी तरह से हैरान थी, क्योंकि उसके नाखून और बाल वापस से बढ़ चुके थे। रात में सुजुकी के काम से आने पर योशी उसे उस डॉल के उन बड़े हुए बाल और नाखूनों के बारे में बताती है, जिसे सुनकर सुजुकी योशी को बताता है कि कुछ सालों पहले डॉल बनाने वाले अक्सर डॉल्स के ऊपर असली बालों को और नाखूनों को लगाया करते थे, और वो डॉल भी दिखने में बहुत पुरानी लगती थी। योशी भी सुजुकी की बात सुनकर उस पर तुरंत यकीन कर लेती है। फिर रात में योशी जब सो रही थी तब मैं अपना कमरा छोड़कर उसके पास सोने चली आती है। योशी जब उसकी वजह मैं से पूछती है तब मैं कहती है कि आया उसे मार रही है और कह रही है कि सारा प्यार सिर्फ उसे अकेली को ही नहीं मिल सकता, जिसे सुनकर योशी मे को लेकर वापस उसके कमरे में जाती है और आया को उठाकर कबर्ड पर रख देती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि मे ने जरूर कोई बुरा सपना देखा है, इसलिए वो इस तरह की अजीब बातें कर रही है, क्योंकि डॉल्स तो कभी बात कर ही नहीं सकते थे। फिर सुबह होने पर मे जब स्कूल से वापस आती है तब उसके साथ उसकी एक फ्रेंड भी उसके घर आती है। वो वहाँ पर मे के साथ खेलने आई थी, लेकिन कुछ देर के बाद मे की फ्रेंड अचानक से रोते हुए बाहर आती है। उसकी माँ जब उसके रोने की वजह पूछती है तब उसके हाथ पर तो दांतों के निशान थे। उसे देखने के बाद योशी तुरंत मे को उसके फ्रेंड से माफी मांगने के लिए कहती है, लेकिन माफी मांगने के बजाय मे तो कहती है कि वो उसने नहीं बल्कि आया ने किया है और रोने लग जाती है। लेकिन योशी को लगता है कि मे डांट से बचने के लिए जानबूझकर उसका इल्जाम आया पर डाल रही है। खैर, उस वक्त वो मे से ज्यादा कुछ नहीं कहती, मगर अगली सुबह वो मे के स्कूल जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि हो सकता है कि स्कूल में कोई मे को परेशान कर रहा हो और उस वजह से मे ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। लेकिन मे की टीचर योशी को बताती है कि इस उम्र में ऐसी चीजें अक्सर बच्चे करते हैं, वो जानबूझकर खुद के करतूतों का इल्जाम दूसरे किसी पर भी डाल देते हैं। मगर वो योशी को कुछ ड्राइंग्स दिखाती है जो ड्राइंग मे ने करी होती है। वो ड्राइंग बहुत अजीब थी, मानो उनके पीछे कुछ तो गहरा रहस्य छुपा हो। इधर योशी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मे ने वो अजीब तरह की ड्राइंग्स क्यों करी है। फिर उसी रात योशी जब सो रही थी तब मे वापस से उनके कमरे में आकर चुपचाप योशी के साइड में आकर सो जाती है, मगर योशी को थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए वो लाइट ऑन करती है। लाइट ऑन करते ही वो तो बुरी तरह से डर जाती है, क्योंकि वहाँ पर मे नहीं बल्कि वही डॉल आया थी। सुबह होने पर योशी सुजुकी के रात के उस हादसे के बारे में बात करती है और कहती है कि उसे लग रहा है कि वो डॉल जिंदा है, मगर सुजुकी तो योशी के बातों का यकीन ही नहीं करता, बल्कि वो योशी को समझाते हुए कहता है कि हो सकता है कि कल रात में मे कमरे में आकर उस डॉल को वहीं भूलकर चली गई हो। इतना कहकर वो अस्पताल के लिए निकल जाता है। फिर कुछ देर के बाद मे भी जब अपने स्कूल चली जाती है तब योशी तुरंत जाकर आया को एक थैली में डालती है और उसे ले जाकर उस कूड़े के पास रखाती है, क्योंकि वो अब उस डॉल को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। फिर वापस घर आने पर कुछ देर के बाद योशी को दरवाजे पर किसी के दस्तक देने की आवाज आती है। वो डरते डरते दरवाजा खोलती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं वो डॉल खुद ही चलकर वापस घर न आ जाए। फिर जब वो बाहर आकर देखती है तब सच में वहाँ पर वही डॉल आया थी, लेकिन उसके ऊपर किसी तरह की नोट लिखी हुई थी, जो कि कचरा इकट्ठा करने वाली की ही थी, क्योंकि इस तरह की बड़ी चीजें ऐसे कचरे में नहीं फेंक सकते थे। यानी उस डॉल को वहाँ पर वही लोग छोड़कर गए थे। उस नोट को पढ़ने के बाद योशी के सांस में सांस आती है, लेकिन वो वापस नीचे जाकर उन कचरा इकट्ठा करने वाले लोगों से उस डॉल को भी उनके साथ ले जाने की रिक्वेस्ट करती है, जिसके बाद वो लोग भी उसे कचरे में डाल देते हैं। मगर कुछ दूर आगे जाते ही उस कचरे के गाड़ी का एक बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसे देखने योशी जब जाती है तब वहाँ पर मे भी मौजूद होती है, जो आया को लेकर खड़ी थी। क्योंकि मे आया को बहुत पसंद करती थी, इसलिए वो उसे उस कचरे से उठाकर वापस घर ले आती है। फिर रात होने पर योशी सुजुकी के साथ मिलकर मे के कमरे में लगा उस सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग देखने लगते हैं। तब योशी नोटिस करती है कि उस रिकॉर्डिंग में मे के अलावा भी दूसरे किसी की आवाज आ रही थी, जो बिल्कुल बच्चे की तरह थी। उसे देखकर योशी सुजुकी को वापस से समझाने की कोशिश करती है कि आया एक डॉल नहीं है बल्कि वो जिंदा डॉल है। लेकिन सुजुकी से बातें करते वक्त योशी अपने हाथ को जोरों से खुजाने लगती है, जिसे देखकर सुजुकी समझ जाता है कि योशी वापस से अपने मन से चीजें इमेजिन कर रही है, क्योंकि जब उन दोनों की पहली बेटी जिसका नाम भी मे था वो मर गई थी, तब भी योशी इसी तरह चीजों को इमेजिन कर कर अपने हाथ को नाखूनों से खुजाकर उसे जख्मी कर देती थी। इसलिए अगली सुबह वो योशी को लेकर वापस से अस्पताल जाता है। लेकिन अस्पताल जाने पर तो सुजुकी को डॉक्टर से एक अलग ही बात पता चलती है, क्योंकि योशी और सुजुकी के साथ मे भी उस अस्पताल में आई होती है। उसके भी कुछ टेस्ट कराने थे, लेकिन टेस्ट करते वक्त डॉक्टर को मे के पीठ पर बहुत सारे नाखूनों के निशान दिखते हैं। सुजुकी जब उन निशान को देखता है तब वो मे से ही पूछता है कि वो निशान उसके पीठ पर कैसे आए, मगर मे तो जवाब देने के बजाय कहती है कि अगर उसने बताया तो जिसने भी वो निशान किए हैं वो उसे बहुत मारेगा। उसे सुनने के बाद सुजुकी को लगता है कि वो हरकत योशी ने ही की है, क्योंकि सुजुकी को लगने लगा था कि योशी की वापस से दिमागी हालत खराब होने लगी है। इसलिए वो योशी का इलाज कराने के लिए उसे कुछ दिनों के लिए अस्पताल में ही रुकने के लिए कहता है। लेकिन योशी मे का ख्याल कौन रखेगा कर सवाल पूछती है। तब सुजुकी कहता है कि वो मे को कुछ
दिनों के लिए उसके माँ के यानी मे के दादी जी के घर छोड़ आएगा, जिसके बाद वो भी अस्पताल में रुकने के लिए मान जाती है। मगर वो सुजुकी के सामने एक शर्त रखती है कि वो अस्पताल में तभी रुकेगी जब सुजुकी आया को मे से दूर ले जाएगा, और वो सुजुकी को आया को उसी स्पिरिचुअल जगह पर ले जाकर जलाने के लिए कहती है जिस जगह के बारे में उसे मे के दादी जी ने बताया था। सुजुकी भी मे की बात मानकर घर जाते ही उस पैम्फलेट पर दिए गए नंबर पर फोन लगाकर सारी डिटेल्स पूछता है। तब वो लोग तो बताते हैं कि इस मंथ के लिए सारी अपॉइंटमेंट पहले से ही बुक हो चुकी है, इसलिए वो उनके डॉल को अब अगले मंथ ही जला सकते हैं। लेकिन वो सुजुकी को उस डॉल की और उसके बॉक्स की तस्वीर लेकर उन्हें भेजने के लिए कहते हैं। सुजुकी भी तस्वीरें निकालकर भेज देता है, लेकिन जब वो आया के उस बॉक्स की तस्वीर ले रहा था तब उस पर नीचे कोने में कुछ लिखा होता है, कोकीची यासुमोटो कर। सुजुकी जब इंटरनेट पर वो सर्च करता है तब उसे पता चलता है कि कोकीची यासुमोटो असल में एक आदमी हुआ करता था जो इस तरह की डॉल्स बनाता था मानो वो जिंदा हो। उसी वक्त उसके सामने एक वीडियो आती है। वो जब उस वीडियो को प्ले करता है तब उस वीडियो में दिख रहा वो रेड कलर जैकेट पहना आदमी बताता है कि वो लोग कन्नाजिमा आइलैंड जा रहे हैं। फिर वो उस आइलैंड पर जाने की वजह बताता है। सुजुकी वो वीडियो बहुत गौर से देख रहा था। वो आदमी बताता है कि आज से कई सालों पहले कोकीची यासुमोटो नाम का एक आदमी वहाँ रहता था जो डॉल बनाता था, लेकिन एक दिन उसकी बेटी अचानक से कहीं गायब हो गई थी और बहुत ढूंढने के बाद भी वो लोग अपने बेटी को नहीं ढूंढ पाए थे, जिस वजह से कोकीची यासुमोटो ने एक ऐसी डॉल बना ली थी जो मानो जिंदा हो और बिल्कुल उनके बेटी की तरह हो, जिसे कोकीची यासुमोटो की पत्नी हर वक्त अपने ही साथ रखती थी। और जब उसकी पत्नी मरने वाली थी तब उस डॉल को भी उसी के साथ दफन कर दिया था, और वो जगह वही थी जहाँ पर ये लोग अब भी जा रहे थे। मगर वीडियो के अंत में जब वो लोग उस कन्नाजिमा आइलैंड से वापस आ रहे होते हैं तब उन्हें उस तरह की कोई भी चीज नहीं दिखती। उस वीडियो को देखकर सुजुकी को भी थोड़ी राहत की सांस आती है। उसे अब लगने लगता है कि वो जरूर कोई मनगढ़ंत कहानी है। लेकिन उसी वक्त सुजुकी को वापस से उस टेम्पल वाले साधु का फोन आता है, और जो साधु सुजुकी के फोन लगाने पर कह रहा था कि अगले 1 महीने की अपॉइंटमेंट्स पहले से ही बुक है। वो साधु सुजुकी से कहता है कि वो कल सुबह ही उस डॉल को लेने उसके पास आ रहा है और उन्हें जल्द से जल्द उस डॉल को जलाना होगा, और वो सुजुकी को उसके आने तक उस डॉल को उसके बॉक्स के ही अंदर रखने के लिए कहता है। दूसरी तरफ मे अपने दादी जी के पास होती है। उसकी दादी जी उसे सुलाती है। आया भी मे के साइड में ही होती है। दादी जी मे को सुलाकर जब पानी पीने के लिए बाहर आती है तब उन्हें टीवी के पास मे चुपचाप खड़ी हुई दिखती है। उन्हें लगता है कि मे टीवी देखना चाहती है, इसलिए वो उसे पीने के लिए कुछ देने के लिए फ्रिज के पास जाती है। मगर उसी वक्त मे तो आकर सीधा दादी जी के पीठ पर चढ़ जाती है। दादी जी को लगता है कि मे उनके साथ खेलना चाहती है, इसीलिए वो उसे पीठ पर ही बैठाकर वापस उसके कमरे में जाती है। मगर जब वो कमरे में जाने पर लाइट ऑन करती है तब मे तो अभी भी उसके बेड पर सो रही थी और दादी जी के पीठ पर तो आया बैठी हुई थी। दादी जी डरकर तुरंत आया को दूर करती है और जल्दी से सुजुकी को फोन लगाती है। दादी जी सुजुकी को उनके साथ अभी अभी जो कुछ भी हुआ वो सारी चीजें बताती हैं। इधर सुजुकी जो जान चुका था कि उस डॉल के साथ जरूर कोई रहस्य जुड़ा हुआ है, वो दादी जी को फिक्र न करने के लिए कहता है, क्योंकि वो उस डॉल को लेने उन्हीं के घर आ रहा था। दादी जी उस डॉल को स्टोर रूम में ले जाकर रख देती है, लेकिन कुछ ही समय के बाद दादी जी को उस स्टोर के दरवाजे की आवाज आने लगती है, मानो कोई तो दरवाजा बार बार पटक रहा हो। दादी जी हिम्मत कर स्टोर रूम के पास जाकर दरवाजा खोलती है, मगर वो आवाज तो उस क्लीनिंग रोबोट की वजह से आ रही थी जो गलती से अपने आप ही चालू हो गया था। मगर जब वो उस जगह को देखती हैं जहां उन्होंने उस डॉल को गिराया था तब वो डॉल तो अब वहां थी ही नहीं। दादी जी जल्दी से मे को देखने के लिए उसके कमरे में जाती है, लेकिन मे भी अब अपने कमरे से गायब थी। दादी जी जल्दी से बाहर जाकर उसे ढूंढने लगती है। उसी वक्त उन्हें रास्ते से एक आदमी साइकिल पर आते हुए दिखता है। वो उस आदमी से क्या उसने एक लड़की को किसी डॉल के साथ कहीं देखा है कर पूछती है। उस आदमी ने आते हुए देखा था, मगर वो कहता है कि उसने एक लड़की नहीं बल्कि 2 लड़कियां साथ में चलकर जाते हुए देखा था वहां पीछे ब्रिज के पास। जिसे सुनकर दादी जी जल्दी से ब्रिज के पास जाने लगती है। फिर जब वो उस ब्रिज पर पहुंचती है तब उन्हें मे उसी ब्रिज के ऊपर बैठी हुई दिखती है। इधर सुजुकी भी उस डॉल को लेने दादी जी के घर पहुंच जाता है, लेकिन घर पर तो कोई भी नहीं था। उसी वक्त उसे बाहर की तरफ मे उस डॉल के साथ चलकर आते हुए दिखती है। सुजुकी जल्दी से मे के पास जाता है। तब हम देखते हैं कि मे के मुंह पर खून लगा हुआ है। सुजुकी उस खून को साफ करता है। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मे के मुंह पर वो खून आया कैसे, क्योंकि उसे तो किसी भी तरह की चोट नहीं आई थी। फिर सुजुकी आया को मे से लेकर उसके उस बॉक्स के अंदर डाल देता है। उसी वक्त वहाँ पर पुलिस की कुछ गाड़ियां आती हैं और पुलिस अपने साथ दादी जी को भी लाई होती है। दरअसल पुलिस को खबर मिली थी कि ब्रिज के पास कोई बूढ़ी औरत बेहोश पड़ी है। अब वो पुलिस अफसर दादी जी से पूछताछ करते हैं कि आखिर वो उस ब्रिज पर क्यों गई थी और उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो वहीं पर बेहोश हो गई। तब दादी जी अफसर को बताती है कि वो तो अपने पोती मे को ढूंढते हुए उस ब्रिज पर गई थी और उसे मे उस ब्रिज पर दिख भी गई थी, लेकिन अचानक से किसी अनजान चीज ने उसके ऊपर हमला कर दिया था, जिस वजह से वो वहीं पर बेहोश हो गई थी। इतना कहकर दादी जी रोने लग जाती है, क्योंकि अब वो बहुत ज्यादा डर गई थी। फिर पुलिस अफसर सुजुकी को लेकर बाहर जाता है और उसे उस ब्रिज के पास की CCTV फुटेज दिखाता है जो दादी जी के ब्रिज पर जाने के पहले की थी। तब उस फुटेज में साफ साफ दिख रहा था कि ब्रिज पर कोई लड़की बैठी हुई है, यानी वो मे ही होगी। उसी वक्त वहाँ पर दादी जी
आकर मे को ब्रिज से नीचे उतारते हुए दिखती है। लेकिन तभी अंधेरे से एक लड़की भागकर सीधा दादी जी पर हमला करते हुए दिखती है। उसे देखने के बाद सुजुकी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो ब्रिज पर बैठी लड़की मे थी या फिर अंधेरे से भागकर आती हुई वो लड़की मे थी, क्योंकि कुछ देर पहले उसने मे के मुंह पर खून को देखा था, यानी वो भागकर आने वाली लड़की मे थी। लेकिन आखिर उसने अचानक से अपने ही दादी जी पर हमला क्यों किया? खैर, अब सुजुकी के लिए वो डरावनी रात गुजर जाती है और सुबह होने पर टेम्पल से एक साधु उस डॉल को ले जाने के लिए आता है। मगर गाड़ी की डिग्गी खोलने से पहले इधर सुजुकी तो हाथ में हॉकी स्टिक को लेकर खड़ा होता है, क्योंकि रात के बाद से अब वो भी उस डॉल से बहुत ज्यादा डरने लगा था। फिर जब वो साधु गाड़ी की डिग्गी खोलता है तब वो डॉल वहीं पर उस बॉक्स के अंदर होती है, जिसे देखकर सुजुकी को राहत की सांस आती है। वो साधु उस डॉल को बॉक्स से निकालकर उसे एक कपड़े में जिस पर कुछ मंत्र लिखे हुए थे उसमें लपेटकर वापस उस बॉक्स में रख देता है। फिर वो जाने से पहले सुजुकी को ठीक 10 बजे टेम्पल पहुंचने के लिए कहता है, क्योंकि डॉल्स जलाने का रिचुअल 10 बजे शुरू होने वाला था। फिर सुजुकी ठीक 10 बजे टेम्पल पहुंच जाता है। वहां पर और भी बहुत सारे लोग आए थे अपने अपने डॉल्स को जलाने के लिए, मगर उनकी डॉल्स आया की तरह जिंदा नहीं थी। उसी वक्त वो साधु आया को उस पवित्र कपड़े में लपेटे हुए लेकर आता है और सुजुकी के आंखों के सामने उन सभी डॉल्स के साथ आया को भी आखिरकार जला दिया जाता है। सुजुकी वहां से सीधा योशी के पास आता है और आया को जलाते हुए वो वीडियो उसे दिखाता है। उसे देखकर योशी भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, उसके भी सांस में सांस आती है। लेकिन वो दोनों जैसा सोच रहे थे वैसा था ही नहीं, क्योंकि आया अभी तक जली ही नहीं थी। उस टेम्पल में काम करने वाला एक आदमी आया को जलाने से पहले ही उसे वहां से लेकर भाग गया था और वो आया को लेकर सीधा एंटीक शॉप में चला आया था, क्योंकि वो आदमी आया को बेचना चाहता था। उसे पता था कि वो वही फेमस डॉल है जिसे कोकीची यासुमोटो ने बनाया था, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि वो डॉल बाकी डॉल्स की तरह नहीं थी। वो आदमी तो आया को एक नॉर्मल डॉल समझकर उसके जिंदा होने की कहानी को सिर्फ मनगढ़ंत कहानी समझ रहा था। लेकिन जब वो उस एंटीक शॉप चलाने वाले आदमी से उस डॉल की कीमत पूछता है तब वो तो उसके बदले में बहुत कम पैसे दे रहा था। इस वजह से वो आदमी आया को लेकर वहां से जाने लगता है। लेकिन जाते वक्त उसे कुछ अजीब महसूस होता है, उसे अपने मुंह के अंदर कुछ होने का एहसास होता है। तभी अचानक से उस आदमी के मुंह से बहुत सारे बाल निकलने लगते हैं और वो वहीं सीढ़ियों के पास गिर जाता है। उसके गिरने की वजह से अब आया का वो बॉक्स टूट जाता है और आया उस बॉक्स से आजाद हो जाती है। उस आदमी को सुजुकी जिस अस्पताल में काम करता था उसी अस्पताल में ले जाया जाता है, जिसकी हालत अब बहुत ज्यादा सीरियस थी। उसी वक्त सुजुकी के सामने वही साधु आता है जो टेम्पल के अंदर डॉल्स को जलाने का रिचुअल करता था, लेकिन उसके हाथ में आया थी। वापस से आया को उस साधु के हाथ में देखने के बाद सुजुकी की तो सांसें ही अटक जाती है, क्योंकि उसने तो कल खुद अपनी आंखों से उस डॉल को जलते हुए देखा था। तब वो साधु सुजुकी को सारी हकीकत बताता है कि कैसे उस डॉल को उनके टेम्पल में काम करने वाला एक आदमी चुरा कर भाग गया था और उसने उसके बदले एक दूसरे डॉल को उस पवित्र कपड़े में लपेट कर रख दिया था। और अब वो सुजुकी को एक आदमी का नंबर देता है और उसे फोन लगाने के लिए कहता है, क्योंकि वो डॉल उन्होंने जितना सोचा था उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक थी और उसे अब वो आदमी ही जिसका नाम कांडा था वो हैंडल कर सकता था। सुजुकी तुरंत कांडा को फोन लगाता है। कांडा उससे कहता है कि वो उस डॉल के बारे में जानता है और वो जल्दी ही उसके पास उस डॉल को ले जाने के लिए आ जाएगा, मगर तब तक वो उस डॉल को उसके उस बॉक्स के ही अंदर डालकर रखने के लिए कहता है। लेकिन सुजुकी उसे बताता है कि वो बॉक्स तो अब टूट चुका है, जिसके बाद कांडा उसे हर वक्त उस डॉल पर ध्यान रखने के लिए और किसी को भी उस डॉल को हाथ ना लगाने देने के लिए कहकर फोन कट कर देता है। लेकिन जब सुजुकी कांडा के साथ फोन पर बात करने में बिजी था उसी वक्त एक लड़की आकर उस डॉल के साथ खेलने लगती है, जिसे देखकर सुजुकी तुरंत उसके पास जाकर उसे वापस देने के लिए कहता है। लेकिन तभी उस लड़की को उस डॉल के मुंह से किसी चीज की आवाज आती है। सुजुकी जब उसे लेकर सुनने की कोशिश करता है तब उसे भी वो आवाज आ रही थी। सुजुकी जब उस डॉल को हिलाता है तब उस डॉल के मुंह से कुछ तो नीचे गिर जाता है। वो लड़की उसे उठाकर जब देखती है तब वो तो एक दांत था, जिसे देखने के बाद सुजुकी उस डॉल को लेकर तुरंत अस्पताल के उस स्कैनिंग रूम के अंदर ले जाता है। फिर जब वो उस डॉल के पूरे बॉडी को स्कैन करता है तब कंप्यूटर में दिख रहे उस रिपोर्ट को देखकर सुजुकी का गला तो मानो डर के मारे सूख जाता है, क्योंकि उस डॉल के अंदर बिल्कुल किसी इंसानी बच्चे की तरह हड्डियों का एक ढांचा मौजूद था। उसे देखने के बाद सुजुकी तुरंत वो खबर पुलिस अफसर को दे देता है। पुलिस अफसर तुरंत अस्पताल आकर उस डॉल को अपने साथ वहां से ले जाने लगता है, क्योंकि उस डॉल के अंदर इंसानी हड्डियों का ढांचा मौजूद था, जिस वजह से अब वो उस बात की अच्छे से छानबीन करने वाला था कि कहीं उस डॉल का यूज कर कोई क्राइम तो नहीं छुपाया जा रहा। इधर सुजुकी बिना किसी सवाल के उस डॉल को पुलिस को ले जाने दे देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि आखिरकार उस डॉल से उनका पीछा छूट जाएगा। लेकिन जब वो अफसर उस डॉल को लेकर बाहर आता है तब वहां पर कांडा आ जाता है। उस पुलिस अफसर के हाथ में उस डॉल को देखने के बाद कांडा कहता है कि ये तो वही डॉल है, यानी कांडा कुछ ऐसा देख सकता था जिसे आम इंसान नहीं देख सकता था। सुजुकी कांडा को सारी हकीकत बताता है कि उस डॉल के बॉडी को स्कैन करने के बाद उन्हें इंसानी हड्डियों का ढांचा उस डॉल के अंदर दिखा है, जिस वजह से वो पुलिस अफसर उस डॉल को अपने साथ ले जा रहा है। उसे सुनने के बाद कांडा उस पुलिस अफसर के पास जाकर उस डॉल की तस्वीर खींचकर उसे पुलिस अफसर को दे देता है, मगर उस तस्वीर में तो कुछ दिख ही नहीं रहा था। खैर, वो पुलिस अफसर उस डॉल को लेकर वहां से जाने लगता है। उस पुलिस अफसर को उस बात पर बिल्कुल
बिल्कुल यकीन ही नहीं था कि वो डॉल असल में जिंदा डॉल है। वो तो पुलिस की तरह सोच रहा था कि उस डॉल के जरिए से कोई क्रिमिनल अपना क्राइम छुपाने की कोशिश कर रहा है। खैर, अब वो पुलिस अफसर उस डॉल को लेकर अपने रिसर्च सेंटर की तरफ जाने लगा है ताकि वो उस डॉल की थोड़ी और छानबीन कर सके। इधर कांडा भी सुजुकी और योशी के गाड़ी में बैठकर उस पुलिस अफसर का पीछा करने लगा है, क्योंकि वो जानता था कि आगे जाकर उस पुलिस अफसर के साथ जरूर कुछ तो बुरा होने वाला है। कांडा सुजुकी और योशी से उस डॉल के बारे में थोड़ी और जानकारी पूछता है। तब योशी उसे उन ड्राइंग्स के बारे में बताती है जिसे मे के टीचर ने उसे दिखाई थी, और वो कांडा को बताती है कि वो ड्राइंग्स मे को आया ने यानी उसी डॉल ने ड्रॉ करने के लिए कहा था। फिर सुजुकी कांडा से आया कि उस बॉक्स पर लिखे उन अजीब लिखावटों के बारे में पूछता है, क्योंकि वो तो उसे पढ़ भी नहीं पा रहे थे। तब कांडा योशी को उस बॉक्स की तस्वीरें पकड़वाता है और उस तस्वीर को कागज के पीछे से देखने के लिए कहता है, क्योंकि उस बॉक्स पर जो भी लिखा था वो एक पवित्र मंत्र थे जो उस डॉल के लिए लिखे गए थे ताकि वो कभी उस बॉक्स से बाहर ना आ सके। इधर वो पुलिस अफसर जब कांडा ने खींची हुई उस डॉल की तस्वीर को वापस देखता है, तब तस्वीर में वो डॉल बहुत भयानक लग रही थी, लेकिन वो अफसर तो अभी भी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसे लग रहा था कि कांडा जरूर उसके साथ मजाक करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए वो उस तस्वीर को बाहर फेंककर लैब की तरफ जाने लगता है। मगर जब वो उस टनल के अंदर घुसता है तब उसके सामने अचानक से वही डॉल आ जाती है। वो जल्दी से गाड़ी को रोककर गाड़ी से बाहर आता है और चारों तरफ देखने लगता है। फिर कुछ देर के बाद जब वो तीनों भी उस टनल के अंदर आते हैं, तब उन्हें उसी पुलिस अफसर की गाड़ी वहां खड़ी हुई दिखती है और पुलिस अफसर गाड़ी के ही साइड में बैठकर उस डॉल को लेकर रो रहा था। कांडा जल्दी से उस अफसर के पास जाकर उसके ऊपर कुछ मंत्र पढ़ता है, क्योंकि उस डॉल ने पुलिस अफसर को अपने काबू में कर लिया था, जिस वजह से वो अफसर इस तरह से सड़क पर बैठकर रो रहा था। कांडा के मंत्र पढ़ते ही वो अफसर पूरी तरह से शांत हो जाता है और वो उसी हालत में बैठे रहता है। फिर कांडा उस डॉल को लेकर अपने उस बॉक्स के अंदर रखता है जिसके अंदर कई सारे ताले लगे हुए थे। फिर वो सुजुकी और योशी को लेकर एक बूढ़े आदमी के पास जाता है जो व्हील चेयर पर बैठकर उनके पास आता है। वो बूढ़ा आदमी असल में आज से कई सालों पहले उसी कन्नाजिमा आइलैंड पर पुलिस अफसर का काम करता था, और यही वजह थी कि कांडा सुजुकी और योशी को लेकर उस आदमी के पास आया था, क्योंकि वो आदमी कुछ ऐसा रहस्य जानता था जो उस डॉल से जुड़ा हुआ था। वो बूढ़ा आदमी सुजुकी और योशी को आज से कई सालों पुरानी एक कहानी सुनाता है। वो कहानी थी कोकीची यासुमोटो की, वही जिसने उस डॉल को बनाया था। दरअसल कोकीची यासुमोटो की एक बेटी थी, मगर जन्म लेते से ही वो बहुत कमजोर थी। वो हर वक्त बस बीमार रहती थी, इसलिए कोकीची यासुमोटो की पत्नी ने एक बहुत मुश्किल फैसला लिया था। उसने अपनी बेटी और खुद को जान से मारने की कोशिश करी थी, मगर उस कोशिश में वो खुद जिंदा बच गई थी और उस वजह से सिर्फ कोकीची यासुमोटो की बेटी ही मर गई थी। जब वो बात कोकीची यासुमोटो को पता चली तो उसने अपने पत्नी को बचाने के लिए कुछ ऐसा किया जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं होगा। उसने अपने ही बेटी के उस मरे हुए बॉडी को एक खोलते हुए पानी में डाल दिया और उसके बाल और हड्डियों के ढांचों का इस्तेमाल कर उसने एक डॉल बना दी। कोकीची यासुमोटो की पत्नी उस डॉल को हर वक्त अपने साथ रखती थी, उसका बिल्कुल अपने बेटी की तरह ख्याल रखती थी। मगर जब कोकीची यासुमोटो की पत्नी मर गई तब उस डॉल को भी उसी के साथ उसके ही कब्र में दफन कर दिया गया। मगर उसे दफनाने के कुछ दिनों के बाद जब वो बूढ़ा आदमी वापस से उस जगह पर गया था तब वो कब्र खुली पड़ी थी और उसके अंदर सिर्फ कोकीची यासुमोटो की पत्नी का शव पड़ा हुआ था। वो डॉल वहां से गायब हो चुकी थी। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि हो सकता है कि कोई पैसों का लालची आदमी पैसों के चक्कर में कोकीची यासुमोटो के उस डॉल को बेचने के लिए उसे कब्र से निकाल कर ले गया होगा। उस बूढ़े आदमी से उस कहानी को सुनने के बाद योशी को मे ने बनाई हुई उन तस्वीरें की हकीकत पता चलती है, क्योंकि वो तस्वीर में वो डॉल उसके साथ उसके माँ ने और कोकीची यासुमोटो ने जो कुछ भी किया वो बताने की कोशिश कर रही थी, यानी वो डॉल ही असल में कोकीची यासुमोटो की बेटी थी। अब वहां से बाहर आने पर योशी कांडा से कहती है कि उन्हें उस डॉल को लेकर वापस से कन्नाजिमा आइलैंड पर कोकीची यासुमोटो के पत्नी के कब्र के पास जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो आया भी अपने माँ के पास वापस जाना चाहती हो। जिसे सुनने के बाद कांडा को भी योशी की बात सही लगती है, लेकिन जाने से पहले कांडा सुजुकी और योशी को आने वाले चुनौतियों के लिए तैयार रहने के लिए कहता है, क्योंकि पिछले कई सालों से कन्नाजिमा आइलैंड पर जाने की किसी ने भी हिम्मत नहीं करी थी, क्योंकि उस जगह पर बहुत सारी डरावनी रहस्यमयी चीजें मौजूद थीं और उन्हें नहीं पता था कि असल में कन्नाजिमा आइलैंड पर वो कब्र आखिर है कहाँ। उसके लिए उन्हें एक रिचुअल करना पड़ने वाला था। फिर वापस आते वक्त कांडा की वो बात सुनने के बाद कि कन्नाजिमा आइलैंड पर कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता, सुजुकी उसे एक वीडियो दिखाता है जो उसने कुछ दिनों पहले उस डॉल के बारे में इंटरनेट पर सर्च करते हुए देखी थी। और आखिर में उन लोगों को तो कन्नाजिमा आइलैंड पर कुछ भी नहीं मिला था और ना ही उनके साथ कोई ऐसी डरावनी चीज हुई थी। मगर उस वीडियो को देखने के बाद कांडा सुजुकी को उस
वीडियो को गौर से देखने के लिए कहता है, क्योंकि उस वीडियो के शुरुआत में वो लोग सिर्फ 5 ही उस कन्नाजिमा आइलैंड पर आए थे, मगर जब वो वापस जा रहे थे तब उनके साथ एक छठी लड़की भी उस वीडियो में दिख रही थी, जिसे देखकर तो सुजुकी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब वो तीनों वापस आने पर जल्दी से उस कब्र को ढूंढने वाला रिचुअल करने लगते हैं। कांडा एक मैप को उस रस्सी से बंधे उस चीज के नीचे रखता है, फिर वो सुजुकी और योशी के ऊपर उस पवित्र पानी को डालता है, फिर वो कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। वो डॉल भी उन्हीं के साथ उस कमरे में मौजूद थी, मगर मंत्र पढ़ते ही वो अपने असली रूप में आ जाती है। जैसे जैसे कांडा मंत्र पढ़ रहा था, वो रस्सी से बंधी चीज अपने आप हिलने लगती है। उसे हिलता हुआ देख सुजुकी और योशी डर जाते हैं, मगर वही एक रास्ता था उस कब्र को ढूंढ निकालने का। फिर वो चीज हिलते हिलते उस नक्शे पर एक जगह पर आकर रुक जाती है, जिसे देखने के बाद कांडा सुजुकी को एक डिवाइस देकर उस नक्शे पर के उस जगह को स्कैन करने के लिए कहता है। यानी उन्हें अब कोकीची यासुमोटो के पत्नी की कब्र मिल चुकी थी, मगर उसी वक्त अचानक से उस कमरे की लाइट चली जाती है। सुजुकी जल्दी से लाइट को वापस से ऑन करने की कोशिश करता है, मगर अब लाइट भी ऑन नहीं हो रही थी और वो लोग उस कमरे से बाहर भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि दरवाजा भी लॉक हो चुका था। उसी वक्त उन्हें कमरे में किसी के दौड़ने की आवाज आती है। कांडा जल्दी से योशी को उसका कैमरा लेकर उससे फोटो खींचते रहने के लिए कहता है, ताकि उस कैमरा से निकलने वाले उस फ्लैश से वो देख सके कि आखिर कमरे में दौड़ कौन रहा है। फिर योशी जब कैमरा के फ्लैश से देखती है, तब वहां पर वही डॉल थी जो कांडा के उस बॉक्स से बाहर आ चुकी थी, और वो अब उन लोगों पर हमला करने लगती है। कांडा जल्दी से एक बैग सुजुकी को देता है, जिस पर कई सारे पवित्र मंत्र लिखे हुए थे। सुजुकी भी हिम्मत कर आया को उस बैग के अंदर डालने की कोशिश करता है, और जैसे तैसे कर वो आया को उस बैग में डालने में कामयाब हो जाता है। आया को उस बैग के अंदर डालते ही वो शांत हो जाती है और लाइट भी वापस आ जाती है, मगर उस हादसे के वजह से अंधेरे में कांडा ने गलती से एक ईल पर पैर रख दिया था, जिस वजह से उसका वो पैर बुरी तरह से जख्मी हो गया था और अब वो चल भी नहीं सकता था। इस वजह से उस कन्नाजिमा आइलैंड पर अब सुजुकी और योशी को ही जाना पड़ने वाला था। जाने से पहले कांडा सुजुकी को एक मेटल डिटेक्टर पकड़वाता है, क्योंकि पहले के जमाने में जब भी किसी को दफनाया जाता था तो वो लोग उसके गले में 6 सिक्कों की माला कर पहनाते थे, और कोकीची यासुमोटो के पत्नी के गले में भी वही 6 सिक्कों की माला थी। इस वजह से वो मेटल डिटेक्टर उनकी उस कब्र को ढूंढने में मदद करेगा। अब कांडा वहां से अस्पताल अपने पैर का इलाज करने के लिए चला जाता है, जिसके बाद सुजुकी और योशी उस आइलैंड के तरफ जाने के लिए निकल पड़ते हैं। तब उस आइलैंड की तरफ जाने वाले रास्ते पर एक बोर्ड लिखा हुआ था कि उस आइलैंड पर अगर कोई जाना चाहता है तो उसे 2 घंटे के अंदर ही उस आइलैंड से वापस आना होगा, क्योंकि उस आइलैंड तक जाने का जो रास्ता था वो समंदर से होते हुए गुजरता था, जिस वजह से अगर वो लोग 2 घंटों के अंदर वापस नहीं आए तो समंदर के उन लहरों के वजह से वो रास्ता अगले दिन तक समंदर के ही अंदर डूबा रहेगा, यानी वो उसी आइलैंड पर फंसे रहेंगे और फिर अगले दिन ही उस आइलैंड से वापस आ सकेंगे। और उस आइलैंड पर पूरी रात गुजरने का मतलब था कि अपने मौत को दावत देना। इस वजह से सुजुकी अपने घड़ी में 2 घंटों का टाइमर सेट करता है। फिर वो दोनों उस रास्ते से कन्नाजिमा आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं। योशी के हाथ में आया थी जो उस पवित्र मंत्र लिखे हुए बैग के अंदर कैद थी। सुजुकी के हाथ में वो मेटल डिटेक्टर था। कुछ देर उस रास्ते पर चलने के बाद आखिरकार वो दोनों कन्नाजिमा आइलैंड पहुंच जाते हैं। उस मैप के सहारे से वो आइलैंड पर के उस जगह पर भी पहुंच जाते हैं जहां पर कब्र मौजूद थी, मगर अब उन्हें उस मेटल डिटेक्टर से बिल्कुल सटीक जगह ढूंढनी थी ताकि वो उस जगह को खोद कर कब्र को ढूंढ सके। वो दोनों बहुत समय तक मेटल डिटेक्टर से उस जगह को ढूंढते रहते हैं, लेकिन उन्हें मेटल डिटेक्टर में किसी भी तरह की हलचल नहीं दिख रही थी। सुजुकी जब टाइम देखता है तब उन दोनों के पास अब सिर्फ आधा घंटा ही बचा था। उन्हें उस आधे घंटे के अंदर उस कब्र को ढूंढकर आया को उस कब्र में डालना पड़ने वाला था, वरना वो लोग उसी जगह पर फंसे रह सकते थे। लेकिन सुजुकी जब अपनी हिम्मत हार चुका था, उसी वक्त उस मेटल डिटेक्टर में हलचल होने लगती है, यानी उसने उस कब्र को ढूंढ निकाला था। वो दोनों जल्दी से उस जगह पर गड्ढा खोदते हैं और सुजुकी का अंदाजा बिल्कुल सही था। अब वो दोनों जल्दी से उस पर की मिट्टी हटाकर कब्र को खोलते हैं। तब उसके अंदर एक कंकाल था जिसके गले में वही 6 सिक्कों की माला थी, यानी वो कंकाल कोकीची यासुमोटो के पत्नी का ही था। अब योशी आया को उसी बैग में लपेटे हुए उस कब्र के अंदर डालती है, मगर आया के साथ साथ उस कब्र के अंदर मे की भी एक फोटो गिर जाती है जो योशी हमेशा अपने साथ रखती थी। इसलिए योशी उस फोटो को लेने की कोशिश करती है। सुजुकी उसे जाने देने के लिए कहता है क्योंकि उनके पास अब बहुत कम समय बचा था, मगर योशी तो किसी भी हालत में उस फोटो को निकालना चाहती थी। उस चक्कर में योशी ही उस कब्र के अंदर गिर जाती है। वो जल्दी से उस फोटो को उठाती है, मगर जो अगरबत्ती उन दोनों ने प्रार्थना करने के लिए जलाई थी, हवा के तेज झोंके से वो कब्र के अंदर सीधा आया के उस बैग के ऊपर जा गिरती है। उस वजह से आया के बैग में आग लग जाती है और अब उसका वो बैग फट चुका था, यानी बैग के फटने से अब उन पवित्र मंत्रों का असर खत्म हो चुका था, जिस वजह से अब आया उस बैग से बाहर आने लगती है और अब वो बहुत डरावनी हो चुकी थी, जिसे
देकर योशी सुजुकी से जल्दी से उसे ऊपर खींचने के लिए कहती है। सुजुकी भी योशी को पकड़कर ऊपर खींचने लगता है, मगर आया योशी का पैर पकड़ लेती है और वो उसे नीचे खींचने लगती है। लेकिन सुजुकी अपनी पूरी ताकत लगाकर योशी को वापस से ऊपर खींच लेता है और जल्दी से उस कब्र को बंद कर देता है। मगर जल्दबाजी में सुजुकी ध्यान ही नहीं देता कि योशी के बाल अभी भी उस कब्र के अंदर है और अब उसने उस ढक्कन को भी बंद कर दिया था। उसी वक्त योशी अपने आप कब्र की तरफ खींची चली जाने लगती है, क्योंकि आया उसके बाल अंदर से खींच रही थी। अब योशी के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो मे के फोटो को पटक कर तोड़ देती है और उसके उस कांच से अपने बाल काट देती है, जिस वजह से योशी बच जाती है। और आखिरकार उन दोनों ने अपनी जी जान लगाकर आया को वापस उसके माँ के पास पहुंचा ही दिया था। फिर वो दोनों थके हारे वापस घर आते हैं। घर आते ही मे तुरंत जाकर योशी के गले लग जाती है। फिर अगले दिन वो तीनों मिलकर साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। योशी अपने हाथों से मे को खिलाती है। तभी उनके अपार्टमेंट के बाहर एक हरे कलर की गाड़ी आकर रुकती है और उस गाड़ी में मे की दादी जी और कांडा आए होते हैं, जो योशी और सुजुकी से मिलने वहां आए थे। वो दोनों ऊपर जाने के लिए लिफ्ट में चढ़ते हैं, लेकिन दूसरे लिफ्ट से योशी और सुजुकी मे के साथ बाहर आते हैं, जो शॉपिंग करने के लिए जा रहे थे। इधर कांडा और दादी जी को तो पता ही नहीं था कि वो जिनसे मिलने जा रहे हैं वो असल में तो घर पर है ही नहीं। दादी जी अपने साथ मे की वो आया के साथ बात करते वक्त की सीसीटीवी फुटेज भी लाई होती है। लिफ्ट से ऊपर आते वक्त वो कांडा को वो फुटेज दिखाती है। तब कांडा उन दोनों के बीच हो रही बातें सुनने की कोशिश करता है। तब उसे सुनने के बाद कांडा थोड़ा घबरा जाता है। फिर वो दोनों सुजुकी और योशी के घर पहुंचते हैं। तब उन्हें टेबल पर कुछ दिखता है कि योशी और सुजुकी की प्लेटें खाली थीं, मगर मैं जिस कुर्सी पर बैठकर ब्रेकफास्ट करती थी उसके सामने रखा खाना और दूध अभी भी वैसा के वैसा ही था। हालांकि हमने तो अभी कुछ देर पहले देखा कि मैं वहीं बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही थी। तभी कांडा उस सीसीटीवी फुटेज में आया की तरफ से आ रहे उस आवाज को गौर से सुनता है, जिसे सुनने के बाद कांडा के पैरों तले मानो जमीन ही हिल जाती है, क्योंकि उसमें आया मे को बता रही थी कि वो अपने माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और अब वो कभी भी अपने माँ के पास वापस नहीं जाना चाहती थी। लेकिन कांडा ने तो योशी और सुजुकी को आया को उसके माँ के ही कब्र में दफनाने के लिए भेजा था। तभी हमें बाहर की तरफ सुजुकी और योशी को जाते हुए दिखाते हैं, जो मे को लेकर शॉपिंग जा रहे थे। लेकिन जब वो उस बाहर खड़े हरे गाड़ी के पास से गुजरते हैं तब मे तो उस गाड़ी के अंदर होती है, क्योंकि वो तो इतने दिनों तक अपने दादी जी के ही साथ ही। और योशी और सुजुकी जिसे शॉपिंग लेकर जा रहे थे और उन्होंने जिसके साथ मिलकर ब्रेकफास्ट किया था, वो तो असल में आया थी, क्योंकि असल में जब वो दोनों आया को दफना रहे थे तब उस पवित्र बैग के फटते ही आया ने योशी और सुजुकी के ऊपर काबू कर लिया था, जिसके बाद वो दोनों आया को ही अब मे समझने लगे थे। इस वजह से उस वक्त वो आया को दफनाने के बजाय उसे मे समझकर वापस घर ले आए थे और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। तो मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं इसी तरह के रोमांच से भरे एक नए मूवी के साथ।